सो अब अपन अपना ओरिजिनल चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसका कंटेंट बता देता हूँ। चैप्टर लेंथ वाइज थोड़ा बड़ा है और ये चैप्टर का जो कंसेप्ट है तुम लोग को 100% क्या 110% जेई में यूजफुल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली इसका आगे वाला पार्ट भी अच्छे से आएगा। थियोरी भी है इसमें, सो वो भी साथ में कराते रहूंगा, क्योंकि मेरे को अब ऐसा नहीं है कि मेरे को अब चैप्टर में कुछ ऐसा लाइक अभी रखना है या ये करना है वो करना है। मेरे को सब कुछ ऐसा जितना भी कंसेप्ट है इंजीनियरिंग में चाहिए याद रखने के लिए सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। So my basic logic is rank of matrix has been divided into 4 sections in this chapter. The first part is the types of matrix, जिसमें से तुम लोगों ने बहुत सारी चीज पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसे भी है जिसके लिए थोड़े से डिफरेंट कंसेप्ट्स की जरूरत है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का फर्स्ट कंसेप्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट द सेकंड कंसेप्ट इज थ्योरम्स। 5 थ्योरम्स है चैप्टर में और वो थ्योरम्स के ऊपर सम्स भी पूछते हैं या तो फिर थ्योरम पूछते हैं। वो 5 में से 100% एक थ्योरम तो आता ही है, और अगर थ्योरम नहीं पूछा तो उसके बेसिस पे एक सम होगा 100%, ठीक है। फिर वो हो गया, और थ्योरम 6 मार्क के लिए आता है, तो 6 मार्क का थ्योरम मस्त एकदम इजी वाला केस फटाफट पढ़ लेंगे वो। फिर उसके बाद चैप्टर में आता है फिर से स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। 2 अलग अलग नए टाइप के मैट्रिक्स हैं, वो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। और उसके बाद स्टार्ट होता है हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक पहला द फर्स्ट क्वेश्चन इज रैंक होता क्या है, और सर हम लोग को उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखेगा क्या रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ, वो पहले कंटेंट बता देता हूँ। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में वो जब रैंक फाइंड करने का, तो रैंक फाइंड आउट करने का 3 मेथड्स है, और एक मेरा जो मेथड होगा दैट विल बी झोल। झोल मतलब तुम लोग को रैंक निकालना सिखा दूंगा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, जिसमें तुम लोग को कभी इश्यू होगा ही नहीं, ठीक है। तो रैंक फाइंड आउट करने का और रैंक का एप्लीकेशन के ऊपर 2 चैप्टर्स है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस एंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो उसके एप्लीकेशन पे अगर 2 चैप्टर है तो वो दोनों चैप्टर पूरा का पूरा रैंक पे डिपेंड करेगा, इसीलिए ये चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और दिस चैप्टर विल हैव वेटेज ऑफ अराउंड 30%। तो 30% मतलब समझ जाओ 80 का 30%, 3 8 24 मार्क्स का पेपर तो 100% आएगा, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करने का सिनेरियो इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। अब सबसे पहले व्हाट इज रैंक। ओके सर, पहले रैंक का मतलब होता है रैंक होता क्या है। अभी ये तो फिलहाल तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से तुम लोग वेलवर्स नहीं है, लेकिन अगर रैंक बोलूं मैं, रैंक अगर फाइंड आउट करने का, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे फोन में व्हाट्सएप है, ठीक है, और मेरे सामने वाले के फोन में हाइक है, हाइक मैसेजिंग जो होता है, या तो फिर फेसबुक मैसेंजर है, तो अब ऐसा चाहूं कि मैं व्हाट्सएप से फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर दूं तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एप्स हैव बीन डिफाइंड डिफरेंट रैंक्स। ओके, तो सेम रैंक वाले फोन्स में ही सेम रैंक कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि अपना व्हाट्सएप का रैंक और सामने वाले का व्हाट्सएप का रैंक सेम होता है, और रैंक में ही कन्वर्जन होता है, जिसको हम लोग बोला जाता है अपडेट बोलते हैं। अपडेट जो आता है ना, कभी कभी अपडेट की वजह से ना प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का फोन अपडेटेड नहीं रहता तो कोई फीचर्स नहीं मिलते। तो व्हाट इज रैंक? 2 लोगों को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए, एक सिक्योर्ड वे में कम्युनिकेशन चलाने के लिए। जैसे कि अगर सेमिनार बैठे थे तो राज सर ने एक पॉइंट बोला था जिसमें कि जब व्हाट्सएप का मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो वो जो मैसेज है वो व्हाट्सएप का एम्प्लॉय भी नहीं देख सकता है। तो इसको बोला जाता है कि एनक्रिप्शन टेक्निक, और वो जो एनक्रिप्शन टेक्निक है वो फाइंड करना है, अगर वो अच्छे से डिफाइन करना है तो उसके लिए रैंक का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। रैंक was the most reliable encryption technique which has been used since years, and the basic transformation इतना हो रहा है कि उसको आगे के साल में भी यूज किया जाता है और किया जाएगा। अभी रैंक के ऊपर का कोई भी कंसेप्ट सिक्योरिटी बेसिस में कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी अ मेजर सोर्स ऑफ योर कोडिंग सिस्टम जब तुम लोग आगे का पढ़ाई करेंगे तब, ठीक है। सो और सर आप दीपक सर आप बताओगे क्या वो कोडिंग कैसे होगा? मैं मैथमेटिकल वे ऑफ कोडिंग सिखाऊंगा, ठीक है। मैथमेटिकल वे ऑफ कोडिंग मेरे तरफ से, और एक्चुअल कोडिंग विल बी डन बाय राज सर इन द सेकंड सेमेस्टर। उसमें कोडिंग आएगा उसका। फाइन, तुम लोगों ने सुना तो रहेगा एरेस वगैरह होता है, तो एरेस वगैरह जो होता है उसको रैंक से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। फाइन, मेरा तो पार्ट मैथमेटिक्स का है तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लेकिन तुम लोग का दिमाग चलाने के जितना चाहिए रहेगा उतना मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वॉज इन्वेंटेड बाय द लाइक matrices was invented by a mathematician known as Cayley, 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 and एक था जोसेफ सिल्वेस्टर करके,
जब ये केले ने वो इन्वेंट किया था तो हिज एज वाज 17, मतलब वो टाइम पे उसने मेट्राइसिस का टर्म बताया था और रैंक फाइंड आउट करने का एडवांटेजेस बताया था, और जिसके वजह से तुम लोग को ऑल द ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग विल बी हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। ओके, इन्फॉर्मेशन उसकी वजह से पता भी चलेगा और उसको यूज करने का भी चांस मिलेगा। ठीक है, सो मैथमेटिक्स में ये सब तो ठीक है, ये सब तो बता दिया, लेकिन मैथ्स है, मैथ्स तो सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले वो कंसेप्ट्स। आज का लेक्चर बेसिकली इट विल बी लाइक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑल के बारे में इन्फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली तो थियरम्स वगैरह करूंगा, और थियरम्स एक एक थियरम याद करवाने का टेक्निक्स, हर लेक्चर में एक एक थियरम और उसके ऊपर से सम धीरे धीरे करेंगे, आराम से, भागने का नहीं अपने को, आराम से। वी आर स्टार्टिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम, सो डोंट वरी, आराम से करते रहो। सो आई बी स्टार्टिंग बाय मैट्रिसेस, बेसिक से। समझ लो किसी ने, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 12th स्टैंडर्ड में मैट्रिसेस पढ़ाई नहीं, ठीक है, तो उनके लॉजिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है जिसको ऐसा था कि सर 12th स्टैंडर्ड का ज्यादा कंसेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मैं एक एक चीज बताऊंगा। मैट्रिसेस, एक को मैट्रिक्स बोलते हैं और बहुत सारे को मैट्रिसेस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और मालूम ही होगा कि ऐसा बोलते हैं, ऐसा रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे ABC लिख दिया, यहाँ पे XYZ लिख दिया, यहाँ पे PQR लिख दिया। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा मैट्रिसेस का डेफिनेशन है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज अ मैट्रिक्स। ये हो जाता है M क्रॉस N, जिसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट समझो A कैपिटल लेटर से करते हैं, और उसका ऑर्डर ये होता है, ये उसके एलिमेंट्स होते हैं। मैट्रिसेस में हमेशा एक ही डायगोनल को प्रायोरिटी दिया जाता है, जो ये वाला होता है, और ये वाले डायगोनल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और ब्रैकेट में और एक वर्ड यूज कर रहा हूं, लीडिंग डायगोनल, क्योंकि इंजीनियरिंग में वो लोग जितना ज्यादा वर्ड्स यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज में बता रहा हूं। ठीक है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल या तो फिर लीडिंग डायगोनल भी बोला जाता है, और दूसरे वाले डायगोनल को अदर डायगोनल बोला जाता है, लेकिन वो डायगोनल को प्रायोरिटी होता ही नहीं है। ये ऑर्डर हो गया, ये डायगोनल के बारे में इंफॉर्मेशन, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, और पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इनसाइड द मैट्रिक्स। पोजीशन ऑफ ए एलिमेंट इनसाइड द मैट्रिक्स वो कैसे किया जाता है, वो दिया जाता है ऐसे फॉर्मूले से, व्हिच इज नोन एज A of ij, where I and J represents row number and J represents column number। ठीक है, so I represents row का नंबर and J represents column number। तो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट Y in the matrix is A22, C का पोजीशन इज A13। सर तो इतना ऐसा पढ़ा रहे जैसे हम लोग एकदम अभी पहले 11th स्टैंडर्ड में है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इंजीनियरिंग में भी डील टोटली विद द कंडीशंस, एंड दैट्स द रीजन मेरे को एक एक चीज तुम लोग को डिटेल में बताना पड़ रहा है। ओके, सो कंडीशंस अच्छे से आता रहेगा तो आराम से हम लोग आगे भी बढ़ पाएंगे। फाइन, सो ये हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को इंजीनियरिंग में मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, A इज इक्वल टू A of ij M क्रॉस N, ऐसा दिया रहेगा। तो ऐसा कंडीशंस बहुत लोग को तो उड़ ही जाता है, A इज इक्वल टू A of ij, ऐसा रैंडम चैप्टर है, नॉट ओनली रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऐसा रैंडम चैप्टर में दिया गया A इक्वल टू बॉक्स दिया रहेगा, उसके अंदर A of ij लिखा रहेगा और इधर M क्रॉस N रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। A of ij represents the position of the elements inside the matrix. Box represents the denotation of matrix, and A is how is a matrix representation. How is a matrix denoted? Denotation is capital A. तो एक एक कंसेप्ट ध्यान से घुसाते जाओ दिमाग में। फाइन, तो मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो पता चल गया, किसने डिस्कवर किया था वो भी पता चल गया, कितने एज में किया था, 17 के एज में। अभी तो बहुत सारे लोग बड़े भी हो गए, अभी तो 19 पहुंच गया। तो एट द एज ऑफ 19 उसने 200 पेपर्स ऑलरेडी, जो रिसर्च पेपर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में सबमिट कर दिया था। उसके बाद उसको लॉयर बनना था, उसके डैडी को उसको लॉयर बनाना था, तो लॉयर बनाने का था, तो उसकी वजह से उसने लॉ भी किया, और साथ साथ में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में 293 पेपर सबमिट कर चुका था तब तक, रिसर्च पेपर्स, नए नए फॉर्मूलेज एंड ऑल। सुपर 30 में देखा उसने, वो ऋतिक रोशन भेजता है जब भी वो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं रहते जाने के लिए, तो उसका जो रिसर्च पेपर वो एक्सेप्ट हो जाता है, फिर भी उसको जाने को मिलता नहीं। वैसे ही यहाँ पे इसने कैम्ब्रिज में भेजा था, और उसका सब एक्सेप्शन के बाद 14 साल के बाद उसको यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर उसको फॉर द फर्स्ट टाइम अपना प्रोफेसर का जो था वो पदवी मिला था, और उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पे जाके उसने रिसर्च किया और पूरे उसने लाइफ टाइम मैथमेटिक्स को दे दिया था। और उसका फ्रेंड था वो जोसेफ सिल्वेस्टर करके, वो लोग दोनों साथ में मिलकर हमेशा काम करते थे। ओके, सो नाउ माय सिचुएशन इज कि सर
ये सब तो ठीक है। अब मैट्रिक्स का टाइप बता रहे थे आप, फटाफट टाइप बता दो और जो नया चीज है वो सब बताएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स का टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तो फर्स्ट टाइप है, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। सो अब जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, फटाफट आगे बढ़ प्रोसीड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में द फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का कंडीशन इज एकदम सिंपल, और मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज अ रो मैट्रिक्स। एक रो मतलब उसका कंडीशन इज 1 क्रॉस n। तो m क्रॉस n में m अगर 1 होगा तो वो रो मैट्रिक्स बोलेंगे, तो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। द सेकंड सिनेरियो इज, ये सब क्यों बता रहे हो सर, मेरे को चाहिए कि ये देख के तुरंत तुम लोग को समझ आ रहे 1 क्रॉस n, 1 इज अ रो मैट्रिक्स, ऐसा। कॉलम मैट्रिक्स, column matrix is m cross 1. A matrix which has only a single column is a column matrix. और एक चीज जिसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो उसका नंबर कितना भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल इधर मैंने बोला क्या रो, इसमें कॉलम कितना होना चाहिए, नहीं कॉलम कितना भी चलेगा लेकिन रो एक होना चाहिए। इसमें रो कितना भी चलेगा लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स है तो फिर नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स है तो फिर नल मैट्रिक्स। उसका कंडीशन याद रखने का मेथड इज ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू जीरो। ए ऑफ आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स इनसाइड द मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द मैट्रिक्स शुड बी जीरो। तो एक नल मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके हर एक एलिमेंट जीरो होते हैं, इट इज नल मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट द फोर्थ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन इज a square matrix is a matrix in which the number of rows is equal to the number of columns. तो अगर रो का नंबर इज इक्वल टू कॉलम का नंबर, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कंडीशन मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं लेकिन कंडीशन ऐसा मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। सो अब ध्यान से ऐसा, फिर अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। फिर नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आता है इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूं पहले। डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन ध्यान से पहले एग्जांपल यहाँ पे लिख दे 1 2 3 0 0 0 0 0 0। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए और ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो इसका कंडीशन कैसे लिखेंगे, पहले तो डायगोनल बनने के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूं m इज इक्वल टू n, मतलब m इक्वल टू n। तब अभी तक यह हटा दो तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। इसमें डायगोनल बनेगा नहीं, तो ये पहले डायगोनल बनना चाहिए। पहले डायगोनल बनने के लिए ये दोनों सेम होगा तो ये तो डायगोनल बनेगा, तो 0 0 3। तो m इक्वल टू n इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया मैंने डायगोनल में कुछ भी लिखा है, तो जहां पे भी कुछ भी लिखते हैं ना वहां पे कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं होता। लेकिन फिर नेक्स्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो देखते जाओ ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू जीरो। सब तो जीरो है नहीं, डायगोनल के बारे में बात हो रही है। डायगोनल में कुछ भी चलेगा, नॉन डायगोनल में अलग। तो आई जब जे के बराबर नहीं होगा तो जीरो लिखने का। अब सर कंडीशन फटाफट समझा दो। इसका पोजीशन A11 मतलब आई और जे सेम है तो वहां पे कुछ भी चलेगा। इसका पोजीशन A12 1 और 2 अलग अलग है तो जीरो लिखने का, अलग तो जीरो और सेम है तो कुछ भी। 1 3 अलग है, 2 1 अलग है, 2 2 में कुछ भी लिख सकते हैं, 2 2 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर 2 3 में जीरो, 3 1 में सेम नहीं है जीरो, 3 2 में जीरो और 3 यहाँ पे 3 लिखा है उसके लिए द वैल्यू विल बी कुछ भी, ठीक है। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन है। फिर नेक्स्ट केस में डायगोनल हो गया। अब नेक्स्ट केस है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी नहीं होते, सेम होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूं 5 5 5 0 0 0 0 0 0। तो सर किसी ने मेरे को पूछा ये डायगोनल है, यस डायगोनल एलिमेंट है। और डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स है तो m इज इक्वल टू n होता है। कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। तो इसका तो तीनों का, ये 6 लोगों का तो बात हो चुका है। अब ये वाले का बात करते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे लिखता हूं ए ऑफ आई जे इज एनी कांस्टेंट, और एनी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करूंगा अल्फा से, व्हेन i इज इक्वल टू j। मतलब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 5। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है ध्यान से, एक मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। दो कंडीशन। तो पहले तो m इक्वल टू n, तब जब तक एलिमेंट्स में डायगोनल नहीं होंगे तब तक वो बनेगा नहीं। तो m इक्वल टू n मतलब डायगोनल वाला केस डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर नेक्स्ट ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू j। यहाँ पे i नॉट इक्वल टू j होता है और यहाँ पे i इक्वल टू j होता है। एक बार कंडीशन अच्छे से दिखा देता। 3 क्रॉस 3 A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अब नोटिस करो ध्यान से, ये पोजीशन ऐसे हैं डायगोनल वाले जहां पे आई और जे का वैल्यू सेम होता है, लेकिन बाकी सब जो पोजीशन होते हैं वहां पे ये आई और जे सेम नहीं होता है। तो जब भी हम लोग मैट्रिक्स के कंडीशंस लिखेंगे और हम लोग को डायगोनल के बारे में बात करना होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू जे, और जब भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात करना होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो आई नॉट इक्वल टू जे, 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 इक्वल टू जे, इक्वल टू जे। तो ऐसे याद रखना हमेशा। फिर नेक्स्ट, अब स्केलर मैट्रिक्स के बारे में तो हो गया इन्फॉर्मेशन। अब आता है जिसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट स्लैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता है कि मैं एक ऐसा मैट्रिक्स हूं जिसका स्केलर का वैल्यू 1 होता है, 1 1 1। यहाँ पे स्केलर का वैल्यू कुछ भी अल्फा हो सकता है, लेकिन इसने बोला कि ये 0 0 0 0 0 होना चाहिए और डायगोनल 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूं m इज इक्वल टू n, aij is equal to 0 when I is not equal to j, and aij is equal to 1 when I is equal to j. तो m equal to n, aij equal to 0 when I is not equal to j, and aij equal to 1 when I is equal to j. So this is the condition for unit or identity matrix. Next, फिर एक सिंपल केस यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0, और साथ में नॉन सिंगुलर भी बता देता हूं इधर पे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सर ये सब तो हम लोग को पता है, ठीक है, बस मेरे हिसाब से कंडीशंस वाले केस में सब बता के रख देता हूं। फिर नेक्स्ट कम्स, तो इसका मतलब सर ट्रायंगुलर का मतलब भी पता होगा ना, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, और ये दोनों मिला के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। अब अपर ट्रायंगुलर का एग्जांपल सर, अपर ट्रायंगुलर 1 2 3, अपर मतलब डायगोनल के नीचे 0, यहाँ पे 5 4 5 6, और लोअर मतलब डायगोनल के ऊपर 0। तो अब यहाँ पे 4 5 6, तो अब ऐसा बोलने को हुआ सर इसका अपर और लोअर का कंडीशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से। यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे, इसका जो वैल्यू है इसका वो A21 है, इसका वैल्यू A31 है, इसका वैल्यू A32 है। अभी तुम लोग को पैटर्न मिलेगा, इसका वैल्यू A12 है, इसका वैल्यू A13 है, और इसका वैल्यू A23 है। अब नोटिस करो ये मैट्रिक्स में, नोटिस करो A12 1 3 2 3, तो इधर कॉलम वाला J का वैल्यू I से बड़ा है और इधर I का वैल्यू J से बड़ा है, सिंपल। तो ऐसा लिखने का A ऑफ I J का वैल्यू 0 होगा जब I का वैल्यू J से बड़ा होगा, और इधर लिखेंगे A ऑफ I J विल बी इक्वल टू 0 व्हेन I इज लेस देन J। फिर से बताता हूं ध्यान से। अभी देखो तुम लोग एक चीज नोटिस करो, पहले लो अपर ट्रायंगुलर लिखा, मतलब यहाँ पे नोटिस करो मैंने क्या किया, डायगोनल कुछ भी लिख दिया तो उधर तो टेंशन ही नहीं है। फिर ऊपर ना मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4 5 6, वो भी रैंडमली कुछ भी लिखा, लेकिन इधर जानबूझ के 0 लिखा, बिकॉज कंडीशन क्या बोलता है, डायगोनल के नीचे 0, डायगोनल के ऊपर कुछ भी, तो उधर तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो डायगोनल के ऊपर कुछ भी लिखा, लेकिन इसके लिए 0, तो 0 कब हुआ, ऊपर 0 नहीं है नीचे 0 है, तो मतलब यहाँ पे I का वैल्यू J से बड़ा है, और यहाँ पे I का वैल्यू J से छोटा है। तो I का वैल्यू जब J से छोटा रहेगा तो ऊपर वाला मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ऊपर वाला कंडीशन, और I का वैल्यू जब J से बड़ा होगा तो नीचे के लिए लिख सकते हैं। सुनो, और इसका मतलब सर क्या हुआ, I इक्वल टू J ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल्स को, और I नॉट इक्वल टू J ये रिप्रेजेंट करता है नॉन डायगोनल्स को। ये तो समझ में आया सर, नॉन डायगोनल्स। अब इसमें भी दो हिस्सा है, I का वैल्यू अगर J से बड़ा है, अगर I J से बड़ा है तो डायगोनल के नीचे के पार्ट में, डायगोनल के नीचे का कंडीशन अगर लिखना हुआ तो I ग्रेटर देन J और I लेस देन J बोला तो डायगोनल के ऊपर का कंडीशन, डायगोनल के ऊपर कुछ भी चेंजेस तो I लेस देन J, और डायगोनल के नीचे का चेंजेस तो I ग्रेटर देन J। दैट्स इट। एकदम आसानी से कोई भी चीज ऐसा समझा जा सकता है। तो ये तो सर ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा है, तो आज के लेक्चर का पढ़ा चीज पहले बताता हूं। ओके, फिर
ये सब तो हटा देता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या सर, हम लोग ने तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या पढ़ा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऐसा बोलते हैं कि डायगोनल में कुछ भी रहने दो, 1 2 3, फिर नॉन डायगोनल 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे आई। इसका पोजीशन 1 2, इसका पोजीशन 2 1, तो 1 2 और 2 1 सेम रहेगा तो सिमेट्रिक। फिर नेक्स्ट इसका पोजीशन 1 3, इसका पोजीशन 3 1, इसका पोजीशन 2 3, इसका पोजीशन 3 2, तो I इक्वल टू जे। और यहाँ पे मेन तो यही होना है, M इक्वल टू एन होना चाहिए, और इसमें भी M इक्वल टू एन होना चाहिए सब में, और यहाँ पे भी M का वैल्यू N के बराबर होना चाहिए। तो वो सब तो नॉर्मल है, वो तो सबको याद ही रहेगा। अब मैं बताता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ओके, तो समझो फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशनड फॉर्मेट दिया है किसी ने। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा 1 2 3, फिर इधर 4, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखता हूं A B C 1 1 2 2 3 3, और मेरे को किसने पूछा कि शो दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये तो ठीक है। चलो सर कैसे पता चला? डायगोनल में कुछ भी चलेगा और नॉन डायगोनल एक दूसरे का मतलब सेम सेम है। लेकिन अगर सर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे बताया जाएगा कि किसी टीचर को बताना है, तो बस इतना बोल दिया तो काफी है क्या? इसके सिवा और कुछ एडवांस कंडीशन है अपने पास? है अपने पास। सुनो, पहले तो तुमने मेरे को बताओ ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? डैश भी लिखते हैं, टी भी लिखते हैं। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल ए डैश भी बोलते हैं या ए टी भी बोलते हैं। तो मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा। एक कॉलेज में अगर उन्होंने डैश रिप्रेजेंट किया तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का। तो मेरे को क्या बताना है मालूम है? एक काम करो, ये सब छोड़ दो। किसी ने मेरे को बोला ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये प्रूव करके दिखाओ। तो वन ऑफ द मेथड्स, अरे तो डायरेक्ट दिख रहा है सर डेफिनेशन के हिसाब से। सर दूसरा क्या मेथड है? दूसरा मेथड में पहले क्या काम करो, ए ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज रो का कॉलम कॉलम का रो, तो A1 2 A1 2, फिर A1 B3 1 B3, फिर 2 3 C 2 3 C। तो इसका मतलब ये तो सेम सेम आ गया। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स, अब आगे से नेक्स्ट टाइम मैंने तुम लोग को अगर कभी भी पूछा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये किसी ने भी बोला तो मैं उन लोग का मुंह फोड़ देगा। ओके, ध्यान से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये तो 11 12 का कंडीशन से ये सब ठीक है। लेकिन अब अपने पास जो नया सिस्टम है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी मैट्रिक्स ए, एनी मैट्रिक्स है तो और एडवांस करो तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बिकम सिमेट्रिक इज ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। इफ कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर हुआ, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हुआ, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द स्टेटमेंट ऐसा दिया है हम लोग ने, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो मतलब ये हो गया ए टी, मतलब ऐसा बोलने का सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया। तो वैसे ही सर स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक फाइन। तो ये सब तुम लोग कॉपी कर लेंगे वैसे भी, मेरे को नोट्स अच्छे से मेंटेन करके चाहिए सब लोग। 400 पेजेस का एक बुक बना लेगा, अभी मिलेगा नहीं तो ठीक है, वैसे भी एक बुक बना के रखो लेकिन इसके लिए। तो सर 11th मैट्रिक्स कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताता हूं पहले। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स तो कंपल्सरीली 0 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ये तो कंडीशन। तो m इज इक्वल टू n होना चाहिए। डायगोनल्स के बारे में बात हुआ तो i इक्वल टू j लिख देने का पहले, तो a ऑफ i j 0 होना चाहिए जब i j के बराबर है, और a ऑफ i j माइनस j i व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, मतलब 4 का माइनस 4, इतना सब लिखा, कौन इतना मेहनत करेगा? सिंपल, एक सिंपल एग्जांपल। अब ये चेक करने को बोला कि ये सब मेरे को नहीं आता है, भूल गया, ये मेरे को चेक करने को बोला कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। क्या करने का? पहले ए ट्रांसपोज निकाल देने का।
अब ए ट्रांसपोज निकाला, अब ए ट्रांसपोज निकालने के बाद ध्यान से ट्रांसपोज 0 4 5 0 4 5 -4 0 -6 -5 6 0। अब एक काम करता हूं, मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन, तो अंदर आएगा, 0 में से माइनस गया तो इधर 4 इधर 5, माइनस नहीं तो माइनस 0 -6 इधर -5 6 0। व्हाट डिड आई नोटिस इस जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो फिर से आ गया, तो ए ट्रांसपोज उधर ही है और यहाँ पे माइनस ए हो गया। तो ऐसा बोलते हैं द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी मैट्रिक्स टू बिकम अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, it should satisfy the condition that A transpose should be equal to -A। स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज ले लो, अगर उसका ट्रांसपोज ओरिजिनल का नेगेटिव होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अब मेरे को जो कंडीशंस चाहिए तुम लोग से ये है कि सिमेट्रिक के लिए A ट्रांसपोज इक्वल टू A और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। और ये जेई का पॉइंट भी हो सकता है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A कहीं पे भी दिया है तो समझ जाने का सीरीज हो। और एक चीज पहले बोला इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा दिया है ना, तो जहां पे भी सम में A ट्रांसपोज दिखता रहेगा उसको तुरंत A कर देने का। इसका मतलब तुम लोग का जो हिंट है ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा इजी होता जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब फाइन, अब एक थ्योरम सिखाता हूं, मतलब एक क्वेश्चन है जो लोग ने एग्जाम में पूछा था वो मैं पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद जो एकदम स्पेशल एकदम भारी वाले मैट्रिक्स है और उसके कंडीशंस वगैरह वो सब इंट्रोड्यूस करूंगा। फाइन, वो तो आई गेस नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। तो एक कंडीशन बोला है इफ ए प्रूव करेगा, प्रूव दैट, इफ ऐसा क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग, इफ ए इज अ, ये क्वेश्चन 4 बार पूछा है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज अ सॉरी इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स and X is a column matrix, अगर ऐसा हुआ then if A is a, then prove that X dash A and X is a null matrix। ऐसा सब हम कैसे करेंगे सर, ध्यान से। और वो भी कैसा मालूम है, और ये सब 7-8 मार्क का सम होता है, मतलब 7-8 नहीं 6 मार्क का तो मिनिमम होगा, या तो फिर 5 मार्क के लिए पूछता है। तो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन रीड करो ध्यान से बुक में से। इफ A is a skew symmetric matrix and X is a column matrix, then show that X dash A X is a null matrix। ध्यान से सुनना, हाउ टू स्टार्ट एनी थ्योरम। गिवन ऐसा सम्स आता है एग्जाम में, गिवन ये फर्स्ट सम है इंजीनियरिंग का फर्स्ट सम, ओके, छोटे कंसेप्ट के ऊपर ध्यान से। गिवन इज, पहले या तो फिर प्रूफ ऐसा लिख देंगे, प्रूफ। अब उधर कंडीशन क्या है, सिंस A is a skew symmetric matrix, since A is a skew symmetric matrix। अब ध्यान से बताना, if since A is a skew symmetric matrix, therefore A transpose is equal to -A। ये तो पहले ही मेरे को पता चल गया, A ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस है, यहाँ पे डैश दिया है, वहां पे मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं। ठीक है, सो अब ध्यान से, अब ऐसा बोला है X इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब X अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो उसको मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे को आंसर मिलेगा। इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड X इज अ कॉलम मैट्रिक्स, अभी तुम लोग को ना यही सम, सेम सम ना मैं बोलूं, एक एग्जांपल दे दूं कि A का वैल्यू ये है और X का वैल्यू ये है, तो X का वैल्यू दे दिया रहेगा, तो तुम लोग क्या करेंगे, X ट्रांसपोज निकाल देंगे फटक से, फिर क्या करेंगे उसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर X ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से X से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ये तो सर ये तो मस्त पॉइंट हो गया कि अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी कॉलम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से प्री और पोस्ट, ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई और ओरिजिनल से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर हमेशा एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे सर, लेट्स सी, तुम लोग का दिमाग चलता है कि नहीं। ओके फाइन, सो अब ये जो सम है, अब मैं फिलहाल तो इधर रोक रहा हूं। ओके, सो ये जो थ्योरम है विल बी कंप्लीटिंग बाय थ्योरी, नॉट बाय टेकिंग एनी एग्जांपल। सो बस एक अपना हमेशा लेक्चर का आदत होता है ना कि एट द एंड जस्ट लीव इट, ताकि तुम लोग सोच पाओ, बस एक आइडिया दे देता हूं कैसे करना है। ठीक है,
ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कंडीशन लिख दिया। अब एक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है तो ऐसा क्या करो कि जो कंडीशन है वो मेरा फर्स्ट आराम से प्रूव हो सके। ओके, सो वो कैसे प्रूव करेंगे, अब वो हम लोग को सोचना है। तो विद दिस आई विल स्टॉप द लेक्चर एंड द नेक्स्ट लेक्चर दैट आई विल डू इज आई स्टार्ट विद दिस थ्योरम। कुछ नेटवर्क पे ढूंढने का जरूरत नहीं, बस तुम लोग को मैं तुम लोग से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोग एक एग्जांपल लो, कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लो और कोई भी एक कॉलम मैट्रिक्स लो, उसको ये कंडीशन में डालो और देखो कि आंसर 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया मतलब तुम लोग का 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम लोग प्रिपेयर्ड है। लेकिन हाउ टू राइट इट इन इंजीनियरिंग थ्योरम लॉजिक वो आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।